हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिनकी आज जयंती भी है। आज 23 जनवरी है और आज के दिन ही सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो आज हम सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। तो आप बड़े ध्यान से इनके बारे में कुछ बातें समझेंगे और कंपटीशन की दृष्टि से क्या क्या फैक्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी फैक्ट मैंने लिए हैं और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए और बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इंडियन स्ट्रगल उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि भारत की आज़ादी पर लिखी गई पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल उनकी आत्मकथा है। आप सभी लोग जानते हैं कि ICS में उन्होंने 4थी रैंक पाई थी। चलिए तो हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो इनका संबंध उड़ीसा के कटक में हुआ था। और अगली बात है 1919 में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करते हैं। स्नातक बाद में इंग्लैंड चले जाते हैं और ICS में 4थी रैंक पाते हैं। कुछ समय तक वहाँ नौकरी करते हैं, उसके बाद में पद को त्याग देते हैं। देखिए कितना बड़ा पद है कि ICS में ये 4थी रैंक पाते हैं, उस पद को छोड़ देते हैं। और भारत आने पर भारत की आज़ादी के संघर्ष के लिए ये चित्तरंजन दास से मिलते हैं और महात्मा गांधी से मिलते हैं, दोनों से मुलाकात करते हैं। तो चित्तरंजन दास के कहने पर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ये भी ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1923 में इन्होंने क्या किया? कलकत्ता के मेयर चुने गए। इससे पहले ये कई बार जेल भी जा चुके हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ में। 1923 में कलकत्ता के मेयर चुने गए। 1924 में इन्हें मांडले जेल भेजा गया, बर्मा की मांडले जेल में। 1927 में ये वहाँ से रिहा हुए। इतनी बातें क्लियर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु, जन्म उड़ीसा के कटक में। कंपटीशन की दृष्टि से 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं और ICS में 4थी रैंक पाई। ठीक। 1927 में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। इंडिपेंडेंट लीग क्या था? इसमें सुरक्षा के कई कायदे कानून सिखाए जाते हैं, घुड़सवारी, तलवारबाजी, अन्य कई बातें सिखाई जाती थी जो सुभाष चंद्र बोस ने संचालित किया था। अगला इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कंपटीशन में पूछा भी गया था कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में बनते हैं। हरिपुरा कहाँ पर है बेटाओ? तो आप कहेंगे गुजरात में स्थित है। ये हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं 1938 के। तो सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद 1939 में आप ध्यान रखेंगे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है और त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव होता है सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया बाद में चल के मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भी बनते हैं। और पट्टाभी सीतारमैया की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक पट्टाभी सीतारमैया ने लिखी थी। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस पद त्याग देते हैं। पद त्याग कर 1939 में ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की 1939 में। 1940 में अंग्रेजों द्वारा एक कानून लाया जाता है, उसका नाम है भारत सुरक्षा कानून। तो इसके अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव जनता पर देखा जा रहा था, तो उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। लेकिन वो अपने घर से किसके भेष में? जियाउद्दीन के भेष में 1941 में पेशावर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? जियाउद्दीन के भेष में पेशावर पहुँचते हैं। पेशावर कहाँ पर है आप सभी लोग जानते हैं। और भगत राम तलवार ने इनकी मदद की थी। उन्हीं के द्वारा
ऑरलैंडो मेसोटा, ध्यान रखना ऑरलैंडो मेसोटा ये नाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो याद रहेगा, रटना नहीं है आप लोगों को। ऑरलैंडो मेजेटा या मेसेटा के नाम पर जो इटली का नागरिक है उसी के पासपोर्ट पर ये इटली पहुंचते हैं। इटली का नागरिक है तो इटली पहुंचते हैं, इटली से ये कहाँ पहुंचते हैं, मॉस्को, और मॉस्को से जर्मनी पहुंचते हैं। जर्मनी में बर्लिन, जर्मन की राजधानी बर्लिन में मुलाकात होती है इनकी हिटलर से। उस समय हिटलर का काफ़ी नाम था, तो हिटलर इनको नेताजी कहते हैं। और वहाँ पर रेडियो प्रसारण, वहाँ पे जो इटली में भारतीय जनता रह रही है तो वहाँ पर वो वहाँ की जनता को, भारतीय जनता को संबोधित करते हैं इटली रेडियो के माध्यम से, और मुक्ति सेना का गठन करते हैं। हिटलर यहाँ पर ही इनको नेताजी कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा, तो हिटलर ने। अगली बात आती है कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस पर एक पुस्तक है नेताजी डेड एंड एलाइव, ये समर गुहानी लिखी है। किसने, समर गुहानी लिखी, ये भी आप याद रखेंगे। तो मुक्ति सेना गठित करते हैं और मुक्ति सेना का हेडक्वार्टर ड्रेसडन जो कि जर्मनी का शहर है, और किस नदी पर है बेटा, एल्ब नदी पर है। एल्ब नदी पर स्थित ड्रेसडन शहर में ये मुक्ति सेना का गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर होंगी, एक बार रिवाइज कराते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, भारत सुरक्षा कानून के तहत नज़रबंद, ऑरलैंड मेजेटा के नाम पर ये इटली पहुँचे हैं। हिटलर ने इनको नेताजी कहा है। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना इन्होंने 1927 में की थी। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं। राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, इंग्लैंड में ICS की चौथी रैंक, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है। महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा। इंडियन स्ट्रगल इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इनकी आत्मकथा है। और इन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, आगे आ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शहीद और स्वराज्य द्वीप नाम दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः शहीद और स्वराज्य द्वीप नाम दिया था। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि वर्तमान में अभी हाल में ही सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रॉस द्वीप को बॉस द्वीप नाम दिया गया है। रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम दिया गया है। और नील द्वीप को शहीद द्वीप याद हो जाएगा। रॉस को बॉस और नील को शहीद, ऐसे याद रखेंगे। नील दर्पण में शहीदों के बारे में वर्णन है। नील दर्पण में हैवलॉक को स्वराज्य द्वीप नाम दिया गया है, ये भी बात आपको याद होगी। हैवलॉक को स्वराज्य द्वीप। अब बात आती है कि जापान पहुंचते हैं ये बाद में। यहाँ से कहाँ पहुंचते हैं, जापान। तो जापान में पहले से रह रहे होते हैं रासबिहारी बोस। तो रासबिहारी बोस से मुलाकात करते हैं और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की एक कमान संभालते हैं 1943 में। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, जिसको हम आज़ाद हिंद सरकार भी कह सकते हैं, 1943 में एक कमान संभालते हैं। और उसी समय ये दिल्ली चलो, ध्यान रखना बेटा, दिल्ली चलो का नारा किसका है, सुभाष चंद्र बोस का। और कश्मीर चलो नारा मुरली मनोहर जोशी का है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस का है, कश्मीर चलो मुरली मनोहर जोशी का नारा है। और अगली बात याद रखना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर के कैतोहल हॉल से दिया था। ये बात याद रखेंगे आप लोग। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः शहीद और स्वराज्य द्वीप नाम देते हैं। बेटा थोड़ा सा स्पीड में हो रहा है, आप साथ साथ में नोट भी करते चलिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट आ जाता तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते, नहीं तो नोट करते चलिए रोक कर वीडियो को। अब बात आती है कि 18 अगस्त 1945 ये वो तारीख है जब से सुभाष चंद्र बोस का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। साक्ष्य से अर्थ है कि ये फार्मोसा द्वीप पर एक हेलीकॉप्टर में बैठे थे। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी, बाद में आके भारत बसे थे। तो उसके ऊपर कई आयोगों का भी गठन हुआ था उनकी मृत्यु की जांच के लिए। तो एक आयोग का नाम है शहनवाज आयोग,
शहनवाज आयोग। अगले आयोग का नाम है घोषला आयोग, डीडी घोषला आयोग। एक आयोग का नाम है मनोज मुखर्जी आयोग। तो शहनवाज आयोग 56 में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, घोषला आयोग 1970 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और मुखर्जी आयोग 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि ये आयोग किससे संबंधित आयोगों के नाम लिखे थे और ये पूछा गया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आयोग सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों आयोग हैं, तीनों आयोग। कोई अलग आयोग दे दिया जैसे कि कोठारी आयोग, तो वो शिक्षा से संबंधित है। ये तीनों आयोग सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच से रिलेटेड हैं। अब बात आती है दिल्ली के लाल किले का मुकदमा। तो दिल्ली के लाल किले का मुकदमा क्या था कि जब सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं चला तो आज़ाद हिंद फौज के जो प्रमुख सैनिक थे उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें 3 लोग थे मुख्य रूप से। शहनवाज जो कि मेजर थे, शहनवाज जो कि मेजर थे, प्रेम सहगल जो कि कर्नल थे, और गुरबख्श सिंह ढिल्लो भी थे एक मेंबर। इन तीनों पर एक मुकदमा चलाया गया जिसमें ये कहा गया कि तीनों को फांसी की सज़ा दी जाएगी, जो कि लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता था। लेकिन बेटा क्या हुआ कि भारत की जनता भड़क उठी, और उन्होंने नारा दिया, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो। लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो। आ रही ना बात समझ में? तो अगर इनके लिए नारा दिया जा रहा है तो पूरी जनता एक साथ है, तो फिर यहाँ पर भारत के द्वारा एक समिति गठित की जाएगी जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति। तो ये क्वेश्चन बनता है, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के मुख्य अध्यक्ष कौन थे? तो भूला भाई देसाई। आप भूलेंगे नहीं ना इसको, तो भूला भाई से याद हो जाएगा, भूला भाई देसाई। और इसके अन्य वकील सपोर्ट कर रहे थे, कैलाश नाथ काटजू, टीवी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, ये सब इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इतने सब सपोर्ट के बाद फिर वायसराय को अपने वीटो पावर का प्रयोग करना पड़ा। वो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल ने फांसी की सज़ा को रोक दिया, तो एक बहुत बड़ा मुकदमा था, प्रसिद्ध मुकदमा था, जिसमें फांसी की सज़ा को रोक दिया था। उनको जेल की सज़ा दी गई। बाद में आज़ादी के बाद सब लोगों को अलग अलग स्थान पर शिफ्ट किया गया। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। तो ये सुभाष चंद्र बोस पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। चूँकि आज जयंती थी तो एक बार और नमन करते हुए आप इन फैक्टों को याद कर लेंगे। तो आप इस तरह से पढ़ते जाएंगे महापुरुषों पर, तो आपको इतिहास भी क्लियर होगा और उस महापुरुष के बारे में कई जानकारी भी आप लोगों को मिलेगी, और जीएस भी तैयार होगा साथ साथ में। तो ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे से ले लीजिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा।